अगले महीने ही देवर जी की शादी है। माँ जी, हमें अभी से ही शादी की तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बहू, अभी से ही तैयारियाँ शुरू कर दो। शॉपिंग करनी है, मेहमानों को बुलाना है, सब इंतजाम करना है। हाँ माँ जी। मैं तो कह रही थी रिश्तेदारों को बुलाना तो अभी से ही शुरू कर दो, कहीं आखिरी मौके पर कोई छूट ना जाए। ठीक है माँ जी। यानी माँ जी, वो बरेली वाले फूफा जी भी आएंगे जिन्होंने मेरी शादी में सबका मजा खराब कर दिया था और मुंह फुलाकर बैठ गए थे? हाँ बहू, वो भी आएंगे, सब उनकी आदत जानते हैं। लेकिन क्या करें, एक ही तो फूफा जी हैं, उन्हें बुलाना तो पड़ेगा ही। माँ जी, शादी के काम इतने मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल फूफा जी को संभालना है। अरे कुछ नहीं होगा, अब तो कुछ ज्यादा ही डर रही है। नहीं माँ जी, अगर फूफा जी आ रहे हैं तो हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा। हाँ ये तो है। घर में शादी का माहौल था। लता के छोटे बेटे विक्रम की शादी थी, लेकिन घर के लोग शादी में खुश होने की जगह मेहमान बनकर आने वाले फूफा जी को लेकर ज्यादा परेशान थे। मगर ऐसा क्यों था, वो आप आगे खुद ही जान जाएंगे। एक दिन घर की डोरबेल बजती है। लता दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने फूफा जी खड़े हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए आइए। लता फूफा जी का वेलकम करती है और उन्हें सोफे पर बैठाती है। बाकी बच्चे नहीं दिखाई दे रहे और बहू कहाँ है, वो भी नहीं दिखाई दे रही। अरे भाई, घर में फूफा जी आए हैं और कोई हाल चाल पूछने भी सामने नहीं आया। कहीं हमने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी? इसके बाद लता अपनी बहू को बुलाने किचन की ओर जाती है। सुन बहू, फूफा जी आ गए हैं, बाहर बैठे हैं, जाकर उनके पाँव छू और हाल चाल पूछ ले। क्या फूफा जी आ गए? लेकिन अभी तो शादी को बहुत दिन है, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब ये तो यही जाने। जिसका डर था वही हुआ। अब शादी के काम छोड़कर पहले इनकी खातिरदारी करनी होगी। अब ज्यादा देर मत कर, वो बाहर बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से चाय नाश्ता बना कर ले आ। ठीक है माँ जी। हाँ, और सुन, दूध में पानी मत मिलाना और बाहर आए तो घूंघट कर लेना और नाश्ते में नमकीन बिस्कुट जो भी हो सब ले आना। ठीक है माँ जी। शिवांगी फूफा जी के लिए नाश्ता लेकर आती है। नमस्ते फूफा जी, और कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है लता ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं सिखाए। हमारे घर की बहुएं तो घर आए मेहमानों के पैर छूती है। बहू, फूफा जी के पैर नहीं छुए तूने? हाँ, माफ करना, मैं भूल गई। शिवांगी फूफा जी के पैर छूती है, जिसके बाद फूफा जी चाय नाश्ता करना शुरू करते हैं। ये क्या, इस नमकीन में काजू बादाम नहीं दिखाई दे रही है? बहू, ये कौन सी नमकीन ले आई? किचन से दूसरी नमकीन लेकर आ, काजू बादाम वाली। नहीं नहीं, अब रहने दीजिए। लगता है आपकी बहू हमें काजू बादाम वाली नमकीन खिलाना नहीं चाहती है। क्यों बहू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो नमकीन खत्म हो गई है फूफा जी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चाय नाश्ता भी ले जाओ। अरे आप तो बेकार में नाराज हो रहे हैं। आप नाश्ता कर लीजिए, मैं आज ही विक्रम से कहकर आपकी पसंदीदा नमकीन मंगवा लूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी तभी नाश्ता कर लूंगा। बहू, जल्दी से विक्रम को फोन करके फूफा जी के लिए काजू बादाम वाली नमकीन और साथ में कुछ मिठाई मंगवा ले और कहना फौरन घर आए, फूफा जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ जी। फूफा जी की बढ़ती हुई नाराजगी को देखकर लता तुरंत फूफा जी के नाश्ते का इंतजाम करती है। थोड़ी देर बाद ही विक्रम घर आता है और तब जाकर फूफा जी नाश्ता करते हैं। माँ जी, फूफा जी को नाश्ता कराने में ही इतनी टेंशन हो गई। पता नहीं अब खाने को लेकर कितनी टेंशन होने वाली है। कोई टेंशन नहीं होगी बहू, हम फूफा जी से पहले ही पूछ लेते हैं कि फूफा जी खाने में क्या खाएंगे। इसके बाद लता और शिवांगी फूफा जी के पास जाती हैं। फूफा जी, आज खाने में आपके लिए क्या बनाऊं? हाँ हाँ, बताइए, आज आपकी ही पसंद का खाना बनेगा। वैसे तो मैं सादा खाना ही खाता हूँ और जो आप चाहे खाने में बना लीजिए। भाई हम तो मेहमान हैं, आप जैसा खाना खिलाएंगे हम वैसा ही खाना खा लेंगे। अच्छा, ऐसा है तो फूफा जी, मैं आलू गोभी, पूरी, बूंदी का रायता और पुलाव बना लेती हूँ सबके लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर पूरी के साथ साथ कचौड़ी हो जाए तो मजा आ जाएगा। और बूंदी रायते की जगह फ्रूट रायता बना लेना बहू। और हाँ, पुलाव के साथ लौकी के कोफ्ते हो तो आहा, मजा दोगुना बढ़ जाएगा। और इसके बाद मीठे में क्या बना रही हो?
फूफा जी की इतनी सारी फरमाइश सुनकर शिवांगी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शिवांगी को इतना सब कुछ अकेले ही बनाना पड़ेगा। जी मीठे में ये तो मैंने अभी सोचा नहीं। तो ऐसा करो, कलाकंद बना लो। ठीक है फूफा जी। चल बहू, मैं तेरी कुछ मदद करवा देती हूँ। लता समझ गई थी कि इतना सब कुछ किसी एक इंसान से तो नहीं बनने वाला है, इसलिए सास बहू दोनों मिलकर फूफा जी के लिए खाना तैयार करती हैं। रात को खाना खाने के बाद सोने की बारी आती है। आपको खाना पसंद तो आया ना? हाँ, सही ही था। अब मैं बहुत थक गया हूँ। तो आप आराम से गेस्ट रूम में जाकर सो जाइए। मैं और वो भी गेस्ट रूम में सोने जाऊं? क्यों, क्या हुआ? हमें तो लगा हम इस परिवार का हिस्सा है, जैसे हम आपको अपना परिवार मानते हैं। आप भी हमें अपना परिवार समझते होंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आप हमें सिर्फ मेहमान मानते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा है तो हम गेस्ट रूम में ही सो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप तो हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। आप नाराज मत होइए। ऐसा करिए, आप विक्रम के कमरे में सो जाइए। विक्रम गेस्ट रूम में सो जाएगा। जैसा आप ठीक समझे। क्या माँ, आपको कोई और जगह नहीं मिली थी फूफा जी के लिए, जो आपने उन्हें मेरे कमरे में भेज दिया था? क्या करूं मैं भी, वो गेस्ट रूम में जाने को तैयार ही नहीं थे। ये सब तो छोड़िए, सारी रात फूफा जी ने इतनी तेज खर्राटे लिए हैं कि उनके खर्राटे की आवाज मेरे कमरे तक जा रही थी, जिस वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। अब फूफा जी के लिए नाश्ता तैयार करना है। पता नहीं अब फूफा जी कौन सी नई फरमाइश देंगे। माँ जी, हम अगर इन्हीं की खातिरदारी में लगे रहेंगे तो शादी के बाकी काम कब करेंगे? वो तो छोड़, मैंने सुना है बुआ जी भी कल या परसों तक घर आ रही हैं। क्या? हे भगवान, फूफा जी कम थे जो अब बुआ जी भी आ रही हैं। देखो, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी मत करना, नहीं तो रिश्तेदारों के बीच बात खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। घर वाले जैसे तैसे फूफा जी को खुश करने में लगे हुए थे, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं, क्योंकि किसी न किसी बात को लेकर फूफा जी मुंह फुला ही लेते थे। शादी वाले दिन। ये क्या बहू, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं शादी में? क्या हुआ फूफा जी? कट स्लीव्स ब्लाउज है जो आजकल काफी फैशन में है। जाओ जाकर इसे तुरंत बदल कर आओ। घर की बहू हो तुम, थोड़ा ठीक से रहो। अरे, बारात आने का टाइम हो गया, दूल्हा कहाँ है? बहू, तूने विक्रम को देखा? नहीं माँ। तभी विक्रम पीछे से बोलता है, मैं यहाँ हूँ माँ। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो अब तक गाड़ी में बैठकर बारातियों के साथ चले जाना चाहिए था। मेरी गाड़ी में तो फूफा जी चले गए माँ, इसलिए मैं अपने लिए नई गाड़ी बुक कर रहा हूँ। ये लो, कर लो बात। अच्छा ठीक है, जल्दी कर और जल्दी पहुँच। आखिरकार विक्रम की शादी अच्छे से हो जाती है और शादी के 3 दिन बाद ही सभी मेहमान भी घर से लौट जाते हैं। चलो, शादी तो अच्छे से हो गई। अब राहत मिली है माँ जी। सही कह रहे हैं देवर जी, फूफा जी ने तो मेरा सारा फैशन ही खराब कर दिया था। अपनी पसंद से मैं साड़ी लेकर आई थी और स्टाइलिश ब्लाउज सिलवाया था। सोचा था देवर की शादी है तो सबसे अच्छी दिखूंगी, लेकिन एंड टाइम पर कपड़े चेंज करवाकर फूफा जी ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। शादी के माहौल में ये सब तो होता ही है। अब ज्यादा बातें मत करो और नई बहू पर भी कुछ ध्यान दो। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। विमला के 4 बेटे थे, दिलीप, अनिल, भरत और अरुण। चारों के चारों आलसी और निकम्मे थे। विमला बेचारी कुछ घरों में जाकर बर्तन मांजने और झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक दिन विमला की सहेली, क्या हुआ विमला, किस चिंता में बैठी हुई हो? क्या बताओ साधना, तुम तो जानती हो कि मेरे चारों बेटे कितने आलसी हैं। इनके पिता तो इनके बचपन में ही गुजर गए थे। मैंने लोगों के घर झाड़ू पोछा लगाकर इनका पेट पाला, पूरी जिंदगी काम करती रही। मुझे तो लगता था कि 4 बेटे हैं, मेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। मेरे बेटे काम धंधा करेंगे और मैं अपनी बहुओं पर घर का सारा काम सौंप कर आराम करूंगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। मेरे चारों बेटे एक नंबर के निकम्मे हैं। कितना कहती हूँ इन्हें कि कुछ काम कर लो, मेहनत करो, लेकिन इनके कानों पर तो जूं ना रेंगती है।
हाँ विमला, मुझे भी कभी कभी तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तुम तो मेरी इतनी पुरानी सहेली हो। मैंने इतने सालों में तुम्हें अपने घर के लिए खून पसीना एक करते हुए देखा है। अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आने ही चाहिए। मुझे लगता है कि जब इनकी शादी हो जाएगी ना, तब ये सुधर जाएंगे। इनके हाथ पीले कर दो। एक बार इन पर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी, तब देखना ये चारों कैसे लाइन पर आ जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। अरे लेकिन इन निकम्मों को लड़की देगा कौन? कौन अपनी बेटी को ऐसे लड़के के गले में बांधेगा जो अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हैं? मेरे मायके के गांव में एक गरीब मजदूर है बिरजू। बेचारा बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी बीमार बीवी के इलाज के लिए पैसे जोड़ने में उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है। उसकी बीवी तो ना बच सकी और उसके ऊपर उसकी 4 बेटियों की जिम्मेदारी आ गई। अब उसकी चारों बेटियां भी शादी लायक उम्र की हो गई है। तुम चाहो तो मैं उससे बात करके देख सकती हूँ। चारों बहनें एक ही घर में जाएंगी तो उनके लिए भी अच्छा ही होगा ना। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तुम बात कर लो, अगर बात बन गई तो अच्छा ही है। साधना बिरजू के घर जाकर उससे विमला के बेटों के रिश्ते के बारे में बात करती है। बिरजू बहुत खुश हो जाता है। अरे साधना बहन, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी चारों बेटियां एक ही घर में बहू बनकर जाएंगी। इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। चारों बहनें एक साथ जैसे इस घर में रहती हैं, वैसे ही उस घर में रहेंगी और उस घर को अपना बना लेंगी। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। बिरजू शादी के लिए हाँ कह देता है और दिलीप के साथ सुनीता, अनिल के साथ मनीषा, भरत के साथ यामिनी और अरुण के साथ विद्या की शादी हो जाती है। विमला की चारों बहुएं गृह प्रवेश करके घर आ जाती है। चारों घर को देखती है और धीरे से बात करती है। सुनीता दीदी, ये घर तो हमारे घर जैसा ही है, छोटा सा और रंग उड़ा हुआ। वहाँ देखो, दीवार के कितने पोपड़े गिरे हुए हैं। पिताजी ने क्या सोचकर हमारी शादी ऐसे घर में करा दी? विद्या, ऐसा नहीं कहते। अब जैसा भी है ये हमारा घर है। लेकिन दीदी, विद्या तो ठीक ही कह रही है। हमने तो सोचा था कि हमारे मायके से हमारे ससुराल की हालत थोड़ी तो अच्छी होगी, लेकिन ये घर देखकर तो लग रहा है कि इनकी हालत हमसे भी ज्यादा खराब है। उनकी बातें और मुरझाए हुए चेहरे देखकर विमला समझ जाती है कि क्या बात है। और फिर बेटी विद्या, मैं समझ सकती हूँ कि तुम सबको कैसा लग रहा है। हर लड़की का सपना होता है कि उसे मायके से उसका ससुराल धनवान हो। उनकी जो इच्छाएं उनके मायके में पूरी नहीं हो पाती, वो ससुराल में जाकर पूरी हो। लेकिन मेरी वजह से तुम सबके सपने टूट गए। मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैं हम सब में से बड़ी हूँ। मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहनों के कहने का ये मतलब नहीं था। हम सब बहुत खुश हैं। मेरे लिए तो हम सब बहनें जीवन भर एक साथ रहेंगी, यही बहुत है। आप चिंता मत कीजिए। सुनीता की बातें सुनकर विमला चुप हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विमला की चारों बहुएं देखती है कि उनके पति कोई भी काम नहीं करते हैं। और एक दिन, दीदी, हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे पति अभी तक काम पर नहीं जा रहे हैं। चारों अभी भी घर में बैठे हुए हैं। हाँ देखो तो, माँ जी रोज सुबह जाकर काम करती है। उनकी तो उम्र हो गई है और ये 4 हट्टे कट्टे होकर भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि हमें उन सब से एक बार पूछ लेना चाहिए, माँ जी कब तक काम करती रहेंगी। हम कल माँ जी के बाहर जाने के बाद सबसे बात करते हैं। अगले दिन चारों बहनें एक साथ खड़ी हो जाती है। दिलीप, अनिल, अरुण और भरत चाय पी रहे थे। तब, सुनिए जी, हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए भाभी, क्या हुआ? हम कितने दिनों से देख रहे हैं आप सब घर में ऐसे ही बैठे हैं, कोई काम वाम नहीं करते। ऐसा कब तक चलेगा? आपको नहीं लगता कि आपको कोई नौकरी करनी चाहिए? नहीं, हमें नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। नौकरी मतलब दूसरों की गुलामी करना, और गुलामी करना हमारे शान के खिलाफ है। ऐसी कैसी शान जो अपनी बूढ़ी माँ को इस उम्र में काम करने पर मजबूर कर दे? आपको अंदाजा भी है कि माँ जी कितनी थक जाती है।
इतने घरों में काम करके। अगर आप सब काम करने लग जाए तो उन्हें आराम मिलेगा और घर में ज्यादा पैसे आएंगे। हाँ, आगे जाकर हम सबका परिवार बढ़ेगा, घर में बच्चे आएंगे तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा। अरे तब की तब देखेंगे, अभी से उसके बारे में सोचकर क्यों टेंशन लेकर बैठना। चलो तुम भी अब ये सब बातें छोड़ दो और हमारे साथ आकर चाय पियो। उन भाइयों की बातें सुनकर सुनीता, मनीषा, विद्या और यामिनी समझ जाती है कि इन सब से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन जब विमला काम पर जाने के लिए निकलती है तब, रुकिए माँ जी, आज से हम भी आपके साथ काम पर आएंगी। क्या? तुम आकर क्या करोगी? माँ जी, घर में खाने वाले इतने मुंह हैं और कमाने वाली सिर्फ आप अकेली। हमने कल आपके चारों बेटों से बात की, लेकिन उनके बात सुनकर हम समझ गए कि वो सब काम नहीं करेंगे। काम करना उनके फितरत में ही नहीं है। हाँ माँ जी, इसलिए हमने सोच लिया है कि आज से हम आपके साथ काम पर आएंगे। परिवार बड़ा है तो कमाई भी बढ़नी चाहिए ना, और हम नहीं चाहते कि आप इस उम्र में ऐसे लोगों के घर जाकर बर्तन मांजे और काम करे। तुम सब मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी मेरे जैसी नौकरानी बनकर रहो। तुम्हें अगर कुछ करना ही है तो कुछ ऐसा करो कि सबको तुम पर नाज हो। लोग तुम्हें मेरी बहू नहीं, मुझे तुम्हारी सास के नाम से पहचाने। विमला अपने काम पर चली गई। आज उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी एक साधु उनके द्वार पर आए। अलख निरंजन, माई भिक्षा दो। रुकिए बाबा, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन दीदी, घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर सुनीता पूरे किचन में ढूंढती है। उसे एक मुट्ठी चावल मिलते हैं। वो लेकर साधु को देती है और ये लीजिए बाबा, मेरे पास अभी इन मुट्ठी भर चावल के सिवा कुछ नहीं है। मैं समझ गया बेटी, लेकिन अगर घर के मर्द कुछ काम नहीं करते तब स्त्री को मर्दों के काम करने पड़ते हैं। तुम चारों बहनें अपने घर का भार उठा सकती हो। स्त्री में समस्त पृथ्वी का भार उठाने की क्षमता है। मैं समझ गई बाबा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अगले दिन सुनीता अपनी बहनों के साथ अपनी एक पुरानी सहेली के घर जाती है। वो उस सहेली से कुछ रुपए उधार लेती है और चारों बहनें अचार और पापड़ बनाने का सामान लेकर आती है। वो चारों मिलकर अचार और पापड़ बनाकर बेचना शुरू करती हैं। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उनसे अचार और पापड़ खरीद कर ले जाता है। अगले दिन बहन, मुझे तुम्हारे अचार और पापड़ बहुत पसंद आए। मुझे अपनी दुकान में बेचने के लिए यही अचार और पापड़ बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। क्या आप दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं और मेरी बहनें मिलकर आपकी पूरी ऑर्डर दे देंगी। ठीक है, मुझे महीने के 50 किलो अचार और 100 किलो पापड़ चाहिए। इतनी बड़ी ऑर्डर मिलने पर सुनीता और उसकी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। वो घर आकर बहुत मेहनत से अचार और पापड़ बनाने लगती हैं। विमला भी उनकी मदद करती है। 1 महीने के बाद व्यापारी से उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो और ज्यादा सामान खरीद कर लाती है और उनसे और ज्यादा मात्रा में अचार और पापड़ बनाकर दूसरे शहरों में जाकर बेचने लगती है। उनका ये बिजनेस देखकर उनके पतियों को भी अपनी भूल समझ आती है और वो अचार और पापड़ का सामान लाना और उसकी डिलीवरी करना, इन कामों में मदद करने लगते हैं। एक दिन, माँ जी, आज हमें अचार पापड़ का बिजनेस करते हुए 8 महीने हो गए हैं। इन 8 महीनों में हमें बहुत मुनाफा हुआ है। ये लीजिए वो सारे पैसे जो हमने इन महीनों में कमाए हैं। नहीं बेटा, इन पैसों पर तुम बहनों का हक है। तुम चारों ने इतनी मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। माँ जी, हमारा अचार और पापड़ आसपास के शहरों में बिक रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अचार और पापड़ बनाने की अपनी एक कंपनी खोल दे। कंपनी खोलने से हमें ज्यादा अच्छा अचार और पापड़ बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह मिल जाएगी। साथ ही उनके काम करने के लिए औरतें और मजदूरों की भी जरूरत होगी ना। हम जरूरतमंदों को काम पर रखेंगे, इससे उन्हें भी काम मिलेगा और उनके बच्चों को रोटी मिलेगी। ये तो बहुत अच्छे विचार है। तुम ये पैसे भी रख दो और अपने कंपनी में लगाओ। मेरा आशीर्वाद है तुम चारों को कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो। कुछ दिनों के बाद सुनीता और उसकी बहनें एक कंपनी खोल देते हैं, जिसका नाम वो रखती हैं विमला फूड प्रोडक्ट्स। विमला के हाथों वो कंपनी का उद्घाटन करती है।
कुछ ही सालों में विमला की बहुओं की कंपनी कई शहरों में अपने ब्रांचेस खोल देती है। सुनीता और उसकी बहनों को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है। चारों बहनें स्टेज पर अवार्ड लेने जाती है। तभी वो अपनी प्यारी सास को स्टेज पर बुलाती है और अपना अवार्ड विमला को डेडिकेट करती है। विमला की आंखें अपनी चारों बहुओं की सफलता देखकर खुशी की आंसुओं से भर आती हैं। माँ जी, अब तो राशन भी खत्म हो गया है। पता नहीं हमारा आगे का गुजारा कैसे होगा। क्या रसोई घर में अब कुछ नहीं बचा है? नहीं माँ जी, मुश्किल से 2 दिन का खाना बनाने लायक आटा चावल रखा है। समझ नहीं आ रहा इस कंगाली से कब छुटकारा मिलेगा। बहू किस्मत के आगे अच्छे अच्छे मजबूर हो जाते हैं। हम भी क्या कर सकते हैं। ठीक कहा माँ जी। राजेश की अभी तक नौकरी नहीं लगी? नहीं माँ जी, वो तो दिन रात अपने लिए काम ढूंढते रहते हैं। जब से राजेश की नौकरी गई है तब से इस घर में गरीबी आ गई। पता नहीं कब उसे नई नौकरी मिलेगी। यहाँ तो उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली माँ जी, इसीलिए उन्हें दूसरे शहर नौकरी की तलाश में जाना पड़ा। और देखिए, वहाँ भी वो सिर्फ दर दर भटक रहे हैं। अब तो भगवान ही हमें इस गरीबी से छुटकारा दिला सकता है बहू। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। अगले दिन मैं तुझे इतनी देर से पूरे घर में ढूंढ रही थी और तू अचानक बिना बताए कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं माँ जी, मैं बस हमारे पड़ोस में रहने वाली ममता के घर गई थी। उसके घर तेरा क्या काम था? लेकिन ममता के घर आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो ममता ने मुझसे खाना बनवाने में मदद मांगी थी, तो बस उसके घर छोले भटूरे बना रही थी माँ जी। अच्छा अच्छा। शाम को आरती घर में अपना काम कर ही रही थी और उसकी सास सरला घर के बाहर आंगन में बैठी थी। तभी आरती को लगता है कि उसकी सास किसी से बातें कर रही है, लेकिन आरती अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि वो बाहर जाकर देखती ही नहीं है। थोड़ी देर बाद सरला घर में आती है और आरती के पास आकर बैठ जाती है। माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले आप किससे बात कर रही थी? कोई आया था क्या घर पर? हाँ बहू, अपनी पड़ोसन ममता ही आई थी। मैं उसी से बात कर रही थी। अच्छा, ममता आई थी। क्या कह रही थी ममता? ममता ने कहा कि आज आरती ने बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए थे। सभी मेहमानों को इतने पसंद आए कि सब ने अपनी उंगलियां चाट दी। क्या सच में? चलो, ये तो अच्छा हुआ कि सबको मेरे बनाए छोले भटूरे पसंद आ गए। हाँ। अच्छा, तू ये बता, राजेश का कोई फोन आया तेरे पास? अब तक उसकी कहीं नौकरी लगी या नहीं? नहीं माँ जी, और अब तो 2 वक्त का राशन भी नहीं बचा हमारे पास। देख बहू, अब हम ज्यादा वक्त राजेश के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं माँ जी? छोले भटूरे कैसे रहेंगे? मतलब, मैं समझी नहीं माँ जी। जब तू इतने अच्छे छोले भटूरे बना लेती है तो क्यों ना हम छोले भटूरे बनाकर बेचे। आपका आइडिया तो अच्छा है माँ जी, लेकिन इसके लिए भी तो हमें पैसे चाहिए होंगे ना। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। अब तो हम ममता से भी पैसे उधार नहीं ले सकते। बेचारी पहले ही वो हमारी कितनी मदद कर चुकी है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। अच्छा, चल फिर सो जा, ज्यादा परेशान मत हो। भगवान जरूर कोई ना कोई हल निकालेगा। अगले दिन सुबह सरला अपने घर के बाहर एक ठेला खड़ा देखती है और फिर उसके बारे में आरती से पूछती है। आरती, आज घर के बाहर ये ठेला किसका खड़ा है? ये हमारा है माँ जी। हमारा? लेकिन इसे यहाँ कौन लाया और क्यों? आपने कल रात मुझे छोले भटूरे बेचने का आइडिया दिया था ना, तो बस ये उसी के लिए है। और देखिए, छोले भटूरे बेचने के लिए सब तैयार भी है। क्या? मगर इस सब के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे, तो तूने इन सब का इंतजाम कैसे किया? वो माँ जी, मेरे पास एक पुरानी सोने की चेन रखी थी, उसे गिरवी रख कर मुझे जो पैसे मिले मैं उससे छोले भटूरे का सामान ले आई और ये ठेला 1 महीने के लिए मैंने किराए पर ले लिया। क्या? लेकिन बहू, तुझे अपनी सोने की चेन गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते। पता नहीं माँ जी, हमें वो दूसरा रास्ता कब मिलता। और वैसे भी छोले भटूरे बेचने का आइडिया भी कोई बुरा नहीं है। देखना, हमारे छोले भटूरे के ठेले पर ग्राहकों की इतनी भीड़ लगेगी कि मैं अपनी सोने की चेन कर्जा चुका कर वापस ले आऊंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चल, मैं भी तेरी कुछ मदद करवा दूं छोले भटूरे बनाने में। आप रहने दीजिए माँ जी, सारा काम हो गया है।
बस अब ये सामान ठेले पर रखना है और अपने काम का शुभारंभ करना है। थोड़ी देर बाद आरती अपने छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है और शाम होते ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे अरे, आराम से भैया, बस अभी आपको छोले भटूरे देती हूँ। और आप भाई साहब, आप बताइए आपको कितनी प्लेट छोले भटूरे देने हैं? एक प्लेट 30 रुपए की है। अच्छा, आपको 2 प्लेट छोले भटूरे के लिए पैक करने हैं, घर के लिए ना। बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आपको छोले भटूरे देती हूँ। सभी ग्राहकों को छोले भटूरे बेचकर आरती अपने घर वापस जाती है। आ गई बहू, कैसा रहा आज का दिन? पूछिए मत माँ जी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। क्या मतलब, तेरे छोले भटूरे नहीं बिके क्या? नहीं नहीं माँ जी, बल्कि आज पहले ही दिन छोले भटूरे इतने ज्यादा बिक गए कि मेरे ठेले के सारे छोले भटूरे खत्म हो गए। और ये देखिए, आज मैंने इतने सारे पैसे कमाए। मेरी ये पहली कमाई है, मेरी तरफ से इसे आप रखिए। ये देखकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? तुझ जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। ऐसे ही खूब तरक्की करो बहू। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से ही है माँ जी। अच्छा चल, अब खाना खा ले। मैं तो अभी आई हूँ माँ जी। खाना खाने के लिए पहले मुझे खाना बनाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही खाना बना दिया है। अब तू इतनी मेहनत कर रही है तो मैं क्या इतना सा भी काम नहीं कर सकती? आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। इसके बाद सास बहू दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन आरती दोबारा अपने ठेले पर छोले भटूरे बेचने के लिए निकल पड़ती है और इस बार भी आरती के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अगर छोले भटूरे बेचने का आइडिया पहले आ जाता तो अब तक हमारे हालात कितने सुधर जाते। अगर ऐसे ही बिक्री होती रही तो मुझे लगता है कि इस ठेले से मैं अपनी नई दुकान खड़ी कर लूंगी। अच्छी खासी कमाई हो जाने के कारण आज भी आरती खुशी खुशी घर लौटती है। आ गई बहू, देख जरा घर पर कौन आया है। ये तो पहर से तेरे आने का इंतजार कर रहा है। राजेश जी, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं, मगर अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें खुशखबरी तुमसे मिलकर ही दूं। क्या खुशखबरी है राजेश जी? मेरी नौकरी लग गई है शहर में। अब से तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है राजेश जी। और क्या आप जानते हैं कि मैंने भी यहाँ छोले भटूरे का ठेला शुरू किया है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, इस बारे में माँ ने मुझे बताया। मुझे खुशी हुई कि मेरे यहाँ न होते हुए भी तुमने घर और माँ को संभाला। लेकिन तुम्हें अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी लग गई है और हर महीने मैं घर खर्च के लिए तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। राजेश की ये बात सुनकर आरती उदास हो जाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं छोले भटूरे बेचना बंद कर दूं? राजेश ये बात तेरे भले के लिए कह रहा है बहू। मैं ये बात समझती हूँ माँ जी, लेकिन अब मैं अपना ये काम बंद नहीं कर सकती। लेकिन क्यों आरती? माँ जी, इसी काम ने हमें मुसीबत से बचाया और इनकी नौकरी का क्या पता, आज है कल नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने निर्णय किया है कि मैं छोले भटूरे का ठेला लगाना बंद नहीं करूंगी। और माँ जी, देखना एक दिन यही ठेला हमारा एक बड़ा बिजनेस बन जाएगा। ये सब बेकार के सपने हैं आरती, भूल जाओ इन्हें। ये देखिए राजेश जी, ये मेरी एक एक दिन की कमाई है जो मैंने आज छोले भटूरे बेचकर कमाई है। क्या बस एक दिन की? इतनी तो मेरी एक महीने की तनख्वाह नहीं है। आरती, तुम सच कह रही हो? हाँ राजेश जी। बेटा, अगर बहू का मन है तो उसे करने दे जो वो करना चाहती है। अच्छा, तो जैसा आप दोनों को ठीक लगे। शुक्रिया राजेश जी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अच्छा, तो क्या आज मुझे खाने में तुम्हारे हाथ के बने छोले भटूरे मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। आरती रोज छोले भटूरे का ठेला लगाने लगी और धीरे धीरे उसके हाथ के बने छोले भटूरे हर जगह मशहूर हो गए और साथ ही ठेले की जगह छोले भटूरे की एक नई दुकान भी खोल ली। रीमा एक बहुत ही अमीर खानदान की जिद्दी, गुस्सैल पर एक साफ दिल की लड़की है। उसका अपने कॉलेज के सहपाठी नयन पर दिल आ जाता है और वो नयन से शादी की जिद पकड़ लेती है। नयन एक गरीब परिवार का सीधा साधा व सरल लड़का है। उसके सीधेपन के कारण अक्सर लोग उसे भोंदू समझते हैं, जबकि वो बहुत समझदार व होशियार है।
नयन, मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए सीधा साफ शब्दों में कह रही हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम एक रईस परिवार की लड़की हो और मैं ठहरा गरीब। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा जो तुम चाहती हो। मेरी सबसे बड़ी खुशी तुमसे शादी करने में है और मैं इसे पाकर रहूंगी। नयन अपने पक्ष में कई तर्क रखता है, पर सीमा की जिद के आगे हार जाता है। पर क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? हम दोनों भागकर मंदिर में शादी कर लेंगे और फिर एक बार शादी होने के बाद तो घर वालों को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें ये करना ही होगा, नहीं तो मैं कुछ भी कर लूंगी। कुछ भी मतलब कुछ भी। रीमा की इस धमकी के आगे नयन ने अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि वो भी रीमा को पसंद करता था। दूसरे दिन उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों रीमा के घर पहुंचते हैं। रीमा और नयन को शादी के जोड़े में देखकर उसके घर वाले चौंक जाते हैं। रीमा के भाई गुस्से में नयन को फूला भला कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से शादी करने की? हम नहीं मानते इस शादी को। तुम्हारी हमारी कोई तुलना नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, शादी तो अब हो चुकी है। भैया आप कहें तो अभी इसके हाथ पैर तोड़कर इसे मौत के घाट उतार दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। मैंने नयन से प्रेम विवाह किया है, कोई पाप नहीं। माँ, पापा, मैं नयन से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे दबाव पर ही नयन शादी के लिए राजी हुआ था। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। चुप रहो तुम लोग, अब जो है सो है। हमें इस शादी को स्वीकार करना होगा, नहीं तो बिरादरी में हमारी ही बदनामी होगी। एक शर्त पर मैं इस शादी को स्वीकार करूंगा। इसे मेरे घर में घर जमाई बनकर रहना होगा। पर यह कैसे संभव है? मेरी माँ का मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं रह सकता। हमने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है और उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी ना हो, इसके लिए तुम्हें घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा, अन्यथा जा सकते हो। नयन कातर नजरों से रीमा की ओर देखता है, पर रीमा उस पर इस शर्त को मान लेने के लिए दबाव बनाती है। हार कर नयन के पास रीमा के पिताजी की शर्त मानने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। जब तक तुम कुछ लायक नहीं बन जाते तब तक हमारे कारोबार में हाथ बटाना होगा। जिसकी औकात हमारे सामने खड़े होने की नहीं है, अब वो हमारे बराबर से बैठेगा, मुझे मंजूर नहीं। मैं भी इसके साथ काम नहीं कर सकता। रीमा के पिता की अनुभवी आंखें नयन की काबिलियत को भांप लेती है। दामाद जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। लीजिए ना, मूंग की दाल का हलवा है, आपको पसंद नहीं है क्या? पहले कभी खाया हो तो स्वाद पता लगे ना। अरे उनके यहाँ तो आटे का हलवा बनता होगा, वो भी गुड़ वाला। रीमा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर नयन इशारे से उसे चुप करा देता है। रीमा अपने कमरे में चले जाती है। दूसरे दिन, बड़ी भाभी, जब हम शादी होकर आई थी तो माँ जी ने हमारी पहली रसोई कराई थी, तो क्या आज अपने जमाई से भी रस्म करवाएंगी? आखिर उनका भी तो शादी के बाद पहला दिन है अपने ससुराल में। नयन जी, कुछ बनाना भी आता है आपको या नहीं? भाई, अब हमारी रीमा ने तो कभी किचन में झांका ही नहीं, तो उससे क्या ही उम्मीद करे। पर अब जबकि आप यहाँ हमेशा रहेंगे तो घर के कामों में भी सबको हाथ बटाना पड़ेगा। ठीक है भाभी जी, जो भी काम मुझे करने हैं वो बता दीजिए, मैं कर दूंगा। वो किचन में आ जाता है और नयन को नीचा दिखाती है। चलिए जमाई बाबू, चूल्हा चौका छोड़कर हमारे साथ चलिए, आपको कारोबार के बारे में समझा देते हैं। कुछ दिन रुक जाते, फिर तो काम करना ही है। नहीं माँ जी, मैं आज से ही काम करना चाहता हूँ। अभी तो मेहंदी का रंग भी हल्का नहीं पड़ा और लग गई काम पर। एक बेचारा किस किस की सुने, ससुर जी, सहेलजों की या फिर बीवी की। सोचा होगा कितने रईस घर का जमाई बनकर ऐश करूंगा, पर यहाँ तो घड़ी भर भी चैन नहीं मिलता। अब पता चलेगा अमीर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, यूं ही मुफ्त में नहीं मिल जाते ऐशो आराम। नाश्ता कर वो अपने ससुर के साथ निकल जाता है। इधर कारखाने में उसके साले उसे बेइज्जत करने का एक मौका ना छोड़ते। देखो, इससे अच्छा तो हमारे चौकीदार का रहन सहन है। अरे भैया, कैसी बात करते हो? हमारे चौकीदार को हम हर महीने 10,000 तनख्वाह देते हैं। इसने तो कभी इतने रुपए एक साथ देखे नहीं होंगे। बड़ा आया काम करने, हमसे बराबरी करने का सपने में भी मत सोचना। मैं भला आपसे बराबरी क्यों करूंगा? वो तो पिताजी और रीमा की जिद के कारण यहाँ रह रहा हूँ। हाँ तो अब रहेगा ही। पैसों के लालच में रीमा को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली और अब बातें घुमा रहा है। वो तो पिताजी के कारण हम तुम्हें यहाँ झेल रहे हैं, वरना तो कब कब बाहर कर देते। समय गुजरने लगता है
नवीन मन लगाकर अपने ससुर जी के कारोबार की बारीकियां सीखने लगता है। एक रात तीनों साले देर रात तक ऑफिस में रुकते हैं और नयन भी कारखाने में काम ज्यादा होने के कारण रुका रहता है। जब वो घर के लिए निकलता है तो देखता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण कारखाने के दफ्तर वाले भाग में आग लग गई है। अंदर बैठे उसके साले इस बात से बेखबर है। अब क्या करूं? अगर मदद के लिए किसी को बुलाने जाता हूं तो देर हो जाएगी और आग कारखाने तक पहुंच जाएगी। आज चौकीदार भी नहीं आया, मुझे ही कुछ करना होगा। सबसे पहले वो कारखाने का मेन स्विच बंद कर देता हूँ। वे सभी कुछ समझ पाते तब तक फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पा लिया। सभी को बचाने के चलते नयन थोड़ा जख्मी हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब तक घर के सभी लोग घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। जल्दी से इसे लेकर अस्पताल चलो, ये जख्मी हो गया है। सभी अस्पताल पहुंचते हैं। रीमा का रो रो कर बुरा हाल है। मंझला भाई सभी को पूरी बात बताता है कि कैसे नयन ने अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों की जान बचाई और कारखाने पर भी आंच नहीं आने दी। तुम लोगों ने नयन के साथ दुर्व्यवहार करने व उसे अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम लोगों की जान बचाई। यदि आज उसने अपने अपमान का बदला लिया होता तो हम तो बर्बाद हो गए होते, संतति और संपत्ति दोनों से ही। वो पैसों से भले ही गरीब है पर दिल से बहुत अमीर है। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। हमने हमेशा पैसों को ही प्राथमिकता दी। इंसानियत का हमारी नजरों में कोई मोल ही नहीं रहा। हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। हम दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम सभी ने भी आपका और आपकी गरीबी का बहुत मजाक बनाया, पर हमारे सुहाग की रक्षा कर आज आपने सिद्ध कर दिया कि इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है, ना कि पैसों से। रीमा के लिए नयन से अच्छा लड़का तो शायद मैं भी नहीं ढूंढ पाता। मेरी बेटी ने कोहिनूर को चुना है। अब मैं शहर में खुल रहे हमारे नए कारखाने की जिम्मेदारी नयन को सौंपता हूँ। तुम रीमा और अपनी माँ के साथ शहर जाने की तैयारी करो और वहाँ का काम काज संभालो।